नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो 2023 में ही संभव है, तय है, सुनिश्चित है। और वैकेंसीज भी इस बार काफ़ी अच्छी है। मैं कहूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो साथ साथ नेट की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके पास 2023 के अंदर एक अच्छा मौका है कि नेट और हो सके तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आप सुनिश्चित कर सकते हैं अपनी सफलता। तो आज हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इस एमपीपीएससी के बारे में, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, कि क्या एग्ज़ाम है, क्या रूपरेखा है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फिलॉसफी की डिमांड है और हमें क्या क्या करना है। स्क्रीन पे देखिएगा आपकी के स्टार्टिंग में हम जो परफॉर्मा है जो कि एमपीपीएससी ने दिया है, उस परफॉर्मा को हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से एग्जाम होता है, ताकि आप ये भी कंपेयर कर सकें कि नेट को अगर मैं इससे तुलना करता हूं तो नेट और मेरा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों में क्या डिफरेंशिएशंस हैं, क्या दोनों में फर्क है। वही सेम नेट की तरह यहाँ पर भी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड आपके सब्जेक्ट का होता है, विषय का होता है, जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है। पेपर फर्स्ट नेट की तरह थोड़ा सा नहीं होता है, क्योंकि नेट में इसे टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड से जाना जाता है। एमपीपीएससी के अंदर जो फर्स्ट पेपर है, ऑब्वियसली बात है, स्टेट का पेपर है, तो यहाँ पर स्टेट की नॉलेज को प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक साइंस, ये सब कुछ इसमें आता है। बट क्वेश्चंस को अगर मैं देखता हूं तो 50 ही प्रश्न हैं, जैसा कि नेट पेपर फर्स्ट में आते हैं। सेकंड पेपर में जब देखता हूं तो 150 प्रश्न है सेकंड पेपर में। फर्क ये है कि यहाँ पर हर प्रश्न का जो भारांक है या हर प्रश्न के जो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई बाय 4 है, मतलब 4 नंबर का एक प्रश्न आता है। पेपर फर्स्ट 200 नंबर का होता है, पेपर सेकंड 600 नंबर का होता है, टोटल 800 हो गए। 100 नंबर का इंटरव्यू, 100 नंबर का इंटरव्यू। अब ऑब्वियसली बात है, बच्चे कहते हैं सर इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करें। इंटरव्यू इतना वेटेज मत दीजिए, आप वेटेज दीजिए आपके सब्जेक्ट को, आप वेटेज दीजिए पेपर फर्स्ट को, जनरल अवेयरनेस को। इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। करंट अफेयर्स को थोड़ा सा आप तवज्जो दीजिए। करंट अफेयर्स आपके भले ही स्टेट के हों, भले ही आपके नेशन के हों, नेशनल हो या कुछ इंटरनेशनल हो, कोशिश कीजिए लोकल करंट अफेयर्स को उठा के उसके बेस में जाने की, उसकी हिस्ट्री में जाने की, उसकी ज्योग्राफी में जाने की। अगर मध्य प्रदेश में मान लीजिए कोई ज्योग्राफिकल इवेंट हुआ है, कहीं बाढ़ आई है, कहीं तूफान आया है, तो उसके पीछे का ज्योग्राफी क्या है, कि वो कौन सा एरिया है, यहाँ पर हमेशा जो वेजिटेशन है वो कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, यहाँ पर इतने वेरिएशंस हमेशा आते हैं, वो सब पढ़िए। अभी समय है आपके पास। सब्जेक्ट की बात करता हूं तो 150 प्रश्न है, 150 इंटू 4, 600 नंबर का पेपर है। तो काफी अच्छे, मैं कहूं कि क्वेश्चंस 150 क्वेश्चंस का मतलब देखिए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, एक छोटी सी ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस के नंबर बढ़ते जाते हैं, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150, 200, 250, 300, उतने उतने चांसेस बढ़ते हैं कि हम उसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितने कम क्वेश्चंस होते हैं वहां पर आप बिल्कुल एक्यूरेट आपको होना पड़ता है। ज्यादा क्वेश्चंस में आपको एक्यूरेट थोड़ा 19-20 भी होगा तो चल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। नेट की तरह ही यहां पर भी दोनों प्रश्नों में आपको 40% मार्क्स लाना जरूरी है। उसी के बाद आपको यहां पर क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद फिर मेरिट होगी, रिजल्ट आएगा, जो भी होगा वो एक अलग बात है, बट 40% मैंडेटरी है। 80 नंबर पेपर फर्स्ट में, 240 नंबर पेपर सेकंड में, मतलब 320 नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए, मान लीजिए आप। उसके बाद ही आपकी आगे छटनी होगी, इंटरव्यू के लिए आपको भेजा जाएगा, ऐसे मान लीजिए, अगर आप मेरिट में आते हैं तो ये एक फिक्स बात है, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा कि ये दो पेपर में होता है, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। यहाँ पर आपकी जो मध्य प्रदेश है उसकी नॉलेज है, पेपर सेकंड जो सब्जेक्ट का होता है वहां सब्जेक्ट की नॉलेज है। लगभग 300 350 नंबर आपके लिए कंपलसरी है, जो कि आपको पासिंग मार्क्स मान लीजिए, उसके बाद फिर मेरिट देखी जाती है। तो ये कुछ चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी रिजर्वेशन कैटेगरीज ये वो सब अलग है उसके अंदर।
सब्जेक्ट के लिए आज हम बेसिकली यहाँ पर आए हैं कि आखिर जो सब्जेक्ट है मेरा, जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के अंतर्गत मैं किस तरीके से देखूं। तो फिलॉसफी के अलावा जैसे जो जनरल है आपका, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, उसके अंदर भी आप नेट से, चूंकि हम जोड़ के देख रहे हैं पूरा सिलेबस आपका, तो मैं नेट के कंपैरिजन में ही आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, साहित्य, ये नेट में नहीं है। मध्य प्रदेश का भूगोल, ध्यान रखिएगा, ये जब आप मध्य प्रदेश पढ़े तो मध्य प्रदेश की कंपैरेटिव स्टडी कीजिएगा। मध्य प्रदेश को कंपेयर कीजिएगा इंडिया के साथ, और मध्य प्रदेश को कंपेयर कीजिएगा वर्ल्ड के साथ, तब आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र भी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं भी नहीं है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आपके नेट में है। तो ये यूनिट संख्या 5 मान लीजिए इसको, मतलब लगभग लगभग आप मान लीजिए 5 यूनिट है और 50 क्वेश्चंस आपके आने हैं, मतलब एक यूनिट से 10 प्रश्न आना तय है। तो ये 10 प्रश्न की व्यवस्था आप नेट से कर सकते हैं, एनटीए नेट में भी ये यूनिट है। सब्जेक्ट पर चलते हैं जरा। सब्जेक्ट क्या कहता है, फिलॉसफी क्या कहती है, दर्शन शास्त्र। नेट की तरह ही यहाँ पर भी यूनिट फर्स्ट जो है इंडियन फिलॉसफी की है। कंपेयर करें अगर हम कि किस तरीके से यहाँ पर वेद वेदांत को लिया गया है, तो यहाँ पर वेद वेदांत और नास्तिक दर्शन जो हेडिंग दी है इन्होंने, उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक वैदिक और उपनिषदिक विश्वदृष्टि, ऋत, ऋण, यज्ञ, कर्तव्य, सृष्टि के सिद्धांत, वैदिक तत्व मीमांसा, औपनिषदिक तत्व मीमांसा, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत। बस नेट में इससे भी आगे है, तो ये तो बहुत छोटा हो गया। 4 बार केवल 2 टॉपिक, जैन दर्शन केवल 4 टॉपिक, बौद्ध दर्शन के केवल 4 टॉपिक, बस। वेद वेदांत नास्तिक दर्शन अगर मैं नेट के कंपैरिजन में करूं, यूनिट फर्स्ट को अगर मैं प्रॉपर यूनिट फर्स्ट के हिसाब से देखूं, क्योंकि इन्होंने दो भाग में इसको डिवाइड किया है, तो ये प्रॉपर यूनिट फर्स्ट नहीं है, जस्ट एक तरह मान लीजिए एक समराइज कर लीजिए पूरे सिलेबस को। लेकिन इन्होंने यूनिट फर्स्ट नेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। फिर एक आस्तिक दर्शन भी इन्होंने बताया, एथिस्ट जिसको आप कहते हैं, थेइस्ट जिसको आप कहते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो इन्होंने आस्तिक और नास्तिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जब आस्तिक दर्शन आता है तो उसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, कोई डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारा नेट के समान है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि नेट की यूनिट फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी आपके मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की यूनिट संख्या 1 और 2 को कवर करेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप आ जाइए गीता और वैष्णव दर्शन। गीता की जब बात करता हूं तो मुझे आना पड़ता है इंडियन एथिक्स के पास, भारतीय नैतिकता के पास। भारतीय नीति शास्त्र के आने के लिए मुझे यूनिट संख्या 3 को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन फिलॉसफी नेट के लिए केवल यूनिट संख्या 1, 3, 5 और 7, बेसिक इंडियन फिलॉसफी, इंडियन एथिक्स, इंडियन कंटेम्प्ररी और इंडियन सोशल पॉलिटिकल, 4 ही यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट संख्या 3 नेट के अंदर भी यूनिट संख्या 3 ही है। लेकिन यहाँ एक फर्क पड़ गया, अब जो निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य, माधवाचार्य ये जो थे, ये यूनिट संख्या फर्स्ट के अंदर है। तो ये यूनिट संख्या थर्ड बेसिकली कोई नई यूनिट नहीं है, इसमें सिर्फ नया है, केवल आप इसको इस तरीके समझिए कि इन्होंने एक अलग तरीके से बना दिया है इसको, और केवल गीता को इसमें डाल दिया है, बाकी और कुछ भी इसमें नया नहीं। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो नेट की यूनिट फर्स्ट इज इक्वल टू मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की यूनिट 1, 2 एंड 3। ये सारे टॉपिक आपको एनटीए नेट की यूनिट फर्स्ट के अंदर मिल जाएंगे, ये सारे टॉपिक यूनिट फर्स्ट में। गीता के अंदर कोई विशेष नहीं है, निष्काम कर्मवाद, लोक संग्रह की अवधारणा, स्वकर्म स्वधर्म, बस। आ जाइए आगे आ जाइए। आधुनिक भारतीय विचारक जो कि यूनिट संख्या आपकी 5 है, कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलॉसफी। इसमें इन्होंने किस किस को डाला है देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद और अरविंद को एक साथ डाला है, मोहम्मद इकबाल और टैगोर को एक साथ डाला है, केसी भट्टाचार्य और राधा कृष्णन जी को एक साथ डाला है, कृष्णामूर्ति और महात्मा गांधी को एक साथ डाला है, दीनदयाल उपाध्याय जी और महर्षि महेश योगी। चूंकि महेश योगी जी का नाम मध्य प्रदेश में आप मान के चलिए अपने समय के अंदर बहुत बड़ा नाम रहा है महेश योगी का, तो महेश योगी जी का तो सिलेबस में होना कोई इसमें हैरानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके मध्य प्रदेश की शान है। आपके मध्य प्रदेश में उनका अच्छा नाम है, योग के अंदर, योग शास्त्र के अंदर, ध्यान के अंदर, ध्यान विधियों के अंदर इन्होंने बहुत काम किया। ठीक है, तो महेश योगी, तो ये आपके लगभग 10
कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफर्स। नेट में अगर कोई नहीं है तो महेश योगी जी नहीं है, बाकी सब है। यूनिट संख्या 5। अब यहां से ये वेस्टर्न फिलोसफी शुरू कर रही है, वहां से इंडियन फिलोसफी था। वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर वही, अगर यूनिट संख्या में सेकंड को देखता हूं नेट के अंदर, तो वही ग्रीक दर्शन है, मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन है, बुद्धिवाद है, अनुभववाद है और समीक्षावाद है। यूनिट संख्या सेकंड प्रॉपर है। उसी को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूं अगर मैं, तो इन्होंने एक यूनिट संख्या 6 दी है जो कि कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फिलोसफी की है। यहाँ पर हीगल है, नीत्शे है, मूर है, रसल है, विटगेनस्टीन है, रिसल है, हाइडेगर है, सॉर्त्रे है, विलियम जेम्स है, जॉन डीवी है। नेट जितने ज्यादा फिलोसफर्स तो नहीं है, नेट में लगभग 18 17 18 फिलोसफर्स हैं, इतने तो नहीं है, बहुत छोटी यूनिट्स है। यार यूनिट संख्या 6। यूनिट संख्या 7 एथिक्स की मैं जब बात करता हूं तो यहां पर चूंकि आप इसको वेस्टर्न एथिक्स के साथ देख सकते हैं, इंडियन का भी थोड़ा सा टेस्ट आपको यहाँ मिलेगा जब मैं पुरुषार्थ, नैतिक मूल्य और अन्य मूल्यों की बात करता हूँ। अदरवाइज जो आपके सदगुण सदगुण हैं, दंड के सिद्धांत हैं, पूर्णतावाद है, अंत्य प्रज्ञावाद है, सुखवाद है, कठोरतावाद है ना, रिगर्जिज्म, हेडोनिज्म, ये सब वेस्टर्न एथिक्स के कंसेप्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ वेटेज वेस्टर्न एथिक्स को ज्यादा दिया गया है यूनिट संख्या 7 के अंदर। नेट के अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको एज इट इज मिल जाते हैं। फिर आते हैं हम लॉजिक्स के ऊपर। लॉजिक्स का भी बहुत बड़ा कोई वेटेज यहाँ इन्होंने नहीं दिया है, 2 4 5 टॉपिक जो जनरल चलते हैं, जैसे कि आपके इंडक्शन डिडक्शन, आगमन निगमन के सिद्धांत, फैलेसीज जिसको आप तर्क दोष भी कहते हैं, सत्यता और वैलिडिटी, ट्रुथ एंड वैलिडिटी। इसके अलावा आपकी जो ट्रुथ टेबल बनाने की विधि है, सत्यता सारणी की विधि है, वेन आरेख है, वेन डायग्राम्स है, वैज्ञानिक अवैज्ञानिक व्याख्याएं हैं, अनुमान है, हित्वाभास है जिसको आप इन्फ्रेंस कहते हैं, अनुमान। नेट के कंपैरिजन में अगर इस लॉजिक्स की बात करता हूं तो लगभग 40% ही है, पूरा नहीं है लॉजिक्स। धर्म दर्शन भी आता है फिर एक, जो कि नेट के अंदर कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है मुझे, ये आपके स्टेट पीसीएस के अंदर ही चलता है। धर्म का अर्थ, धर्म की उत्पत्ति, हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सूफीवाद। कोई छोटी सी एक धर्म दर्शन की पुस्तक उठा लीजिए, आपको लगभग सारा इसमें से मिल जाएगा। आप एमपी के हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर पहले रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर लगभग ये टॉपिक्स चलते थे, तो आपको वहां से भी एक रेफरेंस मिल सकता है। फिर आता है सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, सामाजिक राजनीतिक दर्शन। इसमें समाज और दर्शन का संबंध क्या है, मनुष्य और समाज, संविधानवाद, लोकतंत्र, साम्यवाद, फांसीवाद, कांतिवाद, अराजकतावाद। लगभग लगभग नेट के अंदर इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बाकी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के अंदर से आपको इसको उठाना पड़ेगा, पूरा नेट का नहीं है। तो भैया 10 यूनिट्स है, 15 क्वेश्चन एक यूनिट से आना तय है। अब एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर प्रिपरेशन भी बताइए अपने एमपीपीएससी की कैसे करें। तो देखिए भैया, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, क्या पता आपके काम आ जाए। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन कौन सी वापस देख लेते हैं। फर्स्ट जिसमें वेद वेदांत नास्तिक दर्शन है, सेकंड जिसमें आस्तिक दर्शन है, थर्ड जिसमें गीता और वैष्णव दर्शन है, मतलब तीनों एक ही यूनिट है। फोर्थ आती है आधुनिक भारतीय चिंतक, फिफ्थ आती है आपके वेस्टर्न फिलॉसफी। मैं कंटेम्प्रेरी में भी नहीं जा रहा हूं, मैं तो कंटेम्प्रेरी में भी नहीं जा रहा हूं, मतलब केवल 5 ही यूनिट की एक बार बात कर रहा हूं। ये 5 यूनिट की तैयारी अगर आपको करनी है तो नेट की यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को आप तैयार कर लीजिए, ये पांचों यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। और 5 यूनिट का मतलब हो गया लगभग 15 5 75 75 क्वेश्चंस, 75 क्वेश्चंस तो कवर हो गया। 15 क्वेश्चन एक यूनिट से आएंगे तो 150 क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चन तो आपके हो गए डायरेक्ट डायरेक्ट। आगे आइए, थोड़ा इनडायरेक्ट भी देख लेते हैं। मैं आपको टफ नहीं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, जो आपको लगता है टफ है मैं वो उसकी बात ही नहीं करूंगा आपके साथ। यूनिट संख्या 7, एक ईमानदारी से एक बार इन पांचों टॉपिक्स को आप पढ़िए, पुरुषार्थ, नैतिक मूल्य, अन्य मूल्य, सद्गुण, शुभ, उचित, न्याय, स्वतंत्रता, उत्तरदायित्व, दंड के सिद्धांत। दंड के सिद्धांत से प्रश्न आएगा, लिख लीजिए।
पूर्णतावाद, अंतःप्रज्ञावाद, सुखवाद, कठोरतावाद। हेडोनिज्म से प्रश्न आएगा, लिख लीजिए। न्याय से हमेशा प्रश्न आता है, लिख लीजिए। शुभ या वर्च्यू से प्रश्न आता है, लिख लीजिए। पुरुषार्थ से प्रश्न आता है, लिख लीजिए। 5 टॉपिक तो मैंने आपको बैठे बैठे बता दिए, 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा, कागज पे लिख लीजिए। क्वेश्चन आएंगे 15 टोटल, तो 15 तो टॉपिक नहीं है आपके इस यूनिट के अंदर, इतनी छोटी यूनिट है ये। तो ये एक और यूनिट जोड़ दीजिए वहां पर, यूनिट संख्या 7। एक और यूनिट में जोड़ देता हूं यहाँ पर, यूनिट संख्या 7 भी जोड़ दीजिए अब, 7। चलिए और लाते हैं, 1-2 यूनिट और ले आए, फिर अपना काम हो जाएगा। आगे बढ़िए। लॉजिक्स, लॉजिक्स कई बच्चों को दिक्कत आती है, नहीं सर हम नहीं करेंगे लॉजिक्स, छोड़ दीजिए। तो मैं कहता हूँ लॉजिक्स चलिए, मैं लॉजिक्स की बात नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ। आगे बढ़िए। धर्म दर्शन, धर्म दर्शन में क्या प्रश्न आएगा, इमेजिन कीजिए आप, क्या प्रश्न आ सकता है। एक एक काम कीजिएगा, आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, आपके बाजार में बहुत मिल जाएंगे, उनके अंदर धर्म दर्शन क्वेश्चंस देखिएगा। कोई विशेष प्रश्न नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर आपको बहुत इजी प्रश्नों के साथ ही टकराव करना पड़ेगा। जैसे कि हिंदू धर्म की अगर मैं बात करता हूँ, तो हिंदू धर्म को मान लेता हूँ, हिंदू धर्म के अनुसार हिंदू धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, मोक्ष। वेद किस धर्म के प्रमुख ग्रंथ है, हिंदू धर्म के। ये प्रश्न यहाँ आएंगे। तो भैया ये बोनस है, ये 15 क्वेश्चंस बोनस हैं आपके यूनिट संख्या 9 के। सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी फिर से बात करता हूं मैं, लगभग 8 से 10 टॉपिक्स हैं, जिसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमेशा आता है। धर्मनिरपेक्षतावाद इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अराजकतावाद को भी देख लीजिएगा, और अगर लगे तो एक बार आप फांसीवाद को देख लेना। बस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर मैं 9 और 10 को भी जोड़ दूं इसके अंदर, तो अब कौन कौन सी यूनिट हो गई मेरे पास, 9 और 10 को और जोड़ देता हूं मैं। 5 तो ये हो गई थी, 3 ये हो गई, 8। अब टोटल हो गई यूनिट मेरे पास 8। अब मैंने एक तो लॉजिक्स को छोड़ दिया और एक वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फिलोसफी को छोड़ दिया। 8 का मतलब हो गया कितना, हर यूनिट से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, 120, 120 क्वेश्चंस का सामान आपके पास इकट्ठा हो गया, एकत्रित हो गया। कंटेम्प्ररी वेस्टर्न फिलोसफी और लॉजिक्स तैयार जरूर रखिएगा, बोनस है, तुक्के लगा के जरूर आने, छोड़ के नहीं आना है। बट भैया अगर आप ये 120 भी अच्छे से कर लेते हो ना, तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये ध्यान रख लेना, कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन। और ये इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है, इतना इजी है कि इसका लेवल जो है वो नेट से बहुत हल्का है, नेट के कंपैरिजन में बहुत हल्का लेवल है इसका। तो अगर आप नेट के लिए सीरियस स्टूडेंट हैं, तो आप एमपीपीएससी जो है आपका, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आसानी से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी जो हमारे नेट के विद्यार्थी हैं, जो नेट में दाखिला ले रहे हैं, उनके लिए तो मैंने एक एडिशनल कर दिया है, क्या आपको बता देता हूँ। हो सकता है हम एमपीपीएससी के भी अलग से बैचेस स्टार्ट करें। तो ये 15 जून से ये बैचेस शुरू होंगे एमपीपीएससी के, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर के। 15 जून से बैचेस शुरू होंगे। पहले मैं देखूंगा कि क्या इतना में टाइम निकलता है, क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर, नेट में हमारा क्या रहता है। उसके बाद 15 जून से बैचेस स्टार्ट करूंगा। इंक्वायरीज के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी मैं ही दूंगा आपको, कंटेंट भी मैं ही दूंगा आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं ही दूंगा आपको, जो कि एमपीपीएससी के हिसाब से होंगे, नेट के अकॉर्डिंग नहीं होंगे, नेट के हिसाब से नहीं होंगे, क्लासेस भी नेट के हिसाब से नहीं चलेगी। एमपीपीएससी की लाइव क्लासेस चलेगी, एमपीपीएससी के लिए ही चलेगी, एमपीपीएससी को ही टारगेट करेगी। छोटा सिलेबस है, ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है फिलॉसफी की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि पेपर फर्स्ट हमें पढ़ना ही नहीं है, पेपर फर्स्ट तो हमको पढ़ना ही नहीं है। 10 यूनिट है, ज्यादा बड़ी यूनिट्स नहीं है। अगर हम इसको शॉर्ट टर्म्स के अंदर अगर मैं देखूं, अगर 10 यूनिट है, एक यूनिट को अगर आप खींच कर 5 दिन में भी खत्म करते हैं, हालांकि 5 तो बहुत ज्यादा है, 5 दिन में भी खत्म अगर आप करते हैं, मान लीजिए आप कहते नहीं सर 5 नहीं मैं तो 8 दिन में खत्म करूंगा, तो 80 दिन का खेल है, लगभग 3 महीने का। लेकिन 8 दिन होते नहीं है, कई कई यूनिट तो 2-2, 3-3 दिन की होती है। तो आप 5 एवरेज मानी तो 50 दिन का एवरेज मान लीजिए, 50 से लेकर 80 दिन का, मतलब लगभग 1.5 से लेकर 3 महीने का आपका सिलेबस है। इसमें पूरा आपका मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फिलॉसफी खत्म हो जाएगा। जुलाई तक आपको आई थिंक फॉर्म भरने हैं।
और आपका एग्ज़ाम जो है शायद सितंबर या फिर ईयर एंड के आसपास हो सकता है। तो समय इनफ है आपके पास, टाइम काफ़ी है आपके पास। तो आप 15 जून से हमारे क्लासेस शुरू होगी। हमारी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर आप उसे डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।